अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल मेथड के चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इनफाइनाइट सीरीज़। अब इनफाइनाइट सीरीज़ में हम सबसे पहले जो देखते हैं वो हमारे पास है जी सीक्वेंसेस। सीक्वेंसेस क्या होते हैं और सीक्वेंसेस कन्वर्ज कब करते हैं और डाइवर्ज कब करते हैं, ये हम चीज़ इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले सीक्वेंस क्या होते हैं जी। कहते हैं कि लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट a function f n approaches to x whose domain is set of a natural number is called a infinite sequence in x। कहता हमारे पास कोई एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, ठीक है, और वह फंक्शन डिफाइन हो रहा है जी जिसमें हम उस सेट के ऊपर नेचुरल नंबर से डिफाइन करते हैं और जो कि उसकी डोमेन में हो तो वो हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाता है जिससे हम इनफाइनाइट कहते हैं। इफ़ द डोमेन ऑफ f इज़ द फाइनाइट सेट ऑफ नंबर्स देन इट्स कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस। कहता है कि अगर हम जो डोमेन ले रहे हैं, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं, अगर वो हम फाइनाइट कर दें, ठीक है, तो वो हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस बन जाता है जी। द रेंज ऑफ द सीक्वेंस में बी अ सेट ऑफ रियल और कम्प्लेक्स नंबर। कहता है कि फिर उसकी जो रेंज होती है वो हमारे पास एक सेट बनती है जो रियल भी हो सकता है और कम्प्लेक्स भी हो सकता है। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ रियल सीक्वेंस इफ़ इट्स रेंज इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर इट फॉलो ओनली सीक्वेंस विल बी स्टडीड। तो ये चीज़ जो डेफिनेशन लिखी हुई है जिसको हम देख लेते हैं मैथमेटिकल भी, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई एक फंक्शन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे एक एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ जी। ये मेरे पास एक फंक्शन है जी एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। अब इसकी हमारे पास क्या होगी, डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी डोमेन बन जाएगी हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि इसकी डोमेन बन जाएगी ये। अब डोमेन असल में हम चेक करते हैं कि किसी फंक्शन में हम एक्स की वैल्यू पुट करें और आंसर उसका हमारे पास डेफिनेट नंबर हो, इन्फिनिटी ना हो, तो वो उसकी नंबर जो पुट करते जाते हैं वो उसकी क्या होती है, डोमेन कहलाती है। तो यहाँ पे एक्स में हम जो मर्जी पुट करें, ठीक, रियल नंबर में, तो हमारे पास इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं होता, इसलिए सेट ऑफ रियल नंबर इसके हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। अब अगर मैं इसमें से पुट करता हूँ जी, ये हमारे पास इस फंक्शन की डोमेन हमारे पास बन गई है रियल नंबर। अब इन रियल नंबर में से अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूँ जी, ठीक है, ये अब इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर को मैं पुट करता हूँ जी 1 बाई 1। पहले एक्स की जगह पे 1 पुट करूँगा तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, एक्स की जगह पे 2 पुट करूँगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, एफ की जगह पे मैं 3 पुट करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाता है जी 9, एफ की जगह पे मैं 4 पुट करता हूँ तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। यानी कि हम जब इसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर पुट करते हैं अप टू सो ऑन, ठीक है, ये बढ़ता जाता है। तो ये जो डोमेन आई है, इस डोमेन में से अगर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर को इस फंक्शन में पुट करते हैं, पुट करने के बाद जो हमारे पास इसकी रेंज आती है, यानी इसका जो आंसर आता है वो क्या आ रहा है, आंसर हमारे पास, वो आंसर हमारे पास आ रहा है जी 1 4 9 16 अप टू सो ऑन। अब ये हमें पता नहीं कहाँ तक जा रहा है क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास क्या इनफाइनाइट है, ठीक है, इसलिए इसका जो आंसर आएंगे वो भी इनफाइनाइट ही आएंगे। तो ये हमारे पास ये नंबर बनते हैं, ये आंसर आता है। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है ना, ये हमारे पास सीक्वेंस कहलाता है जी, ठीक है। यही उसने डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। दोबारा डेफिनेशन की तरफ आए, कहता है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, वो हमने ले लिया नॉन एम्प्टी सेट, ये चीज़ बन गई। अ फंक्शन एफ एन टू एक्स हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर। फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। इस फंक्शन की डोमेन क्या है, रियल नंबर है। उस रियल नंबर में से हमने नेचुरल नंबर ले लिए हैं क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमने ले लिए हैं। इस कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो फिर हमारे पास कहता है कि उस नेचुरल नंबर के पॉइंट जब हम इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो हमारे पास इस सीक्वेंस बनता है। अब अगर हम नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है, ये सारा सेट पुट करते हैं, अब हमें नहीं पता कि कहाँ तक इसकी लिमिट है, ये एंड कहाँ पे हो रहा है नहीं पता, तो इनफाइनाइट है, इसका जो आंसर आएगा वो भी इनफाइनाइट आएगा।
तो जब आंसर इनफाइनाइट आएगा उससे जो सीक्वेंस बन रही है वो भी क्या होगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी। ठीक हो गया। अब अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूँ, मैं फाइनाइट ले लेता हूँ, लेट्स मैं लेता हूँ जी 1 2 3 4 अप टू 50। ठीक है, तो अब जब ये मैं इसमें पुट करता हूँ जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें जब मैं पुट करता हूँ जी 1 पुट करता हूँ जी 1 आ जाएगा, 2 पुट करूँगा 4 आ जाएगा, 3 पुट करूँगा 9 आ जाएगा, अप टू सो ऑन 50 पुट करता हूँ मैं। लास्ट हमारे पास नंबर कौन सा है जी, 50 है ना। 50 जब पुट करता हूँ तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। तो इससे हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा जी 1 4 9 16 25 अप टू 2500। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो सीक्वेंस बन रहा है ये हमारे पास एक फाइनाइट सीक्वेंस बन रहा है। क्यों फाइनाइट सीक्वेंस बन रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो फाइनाइट है। ये सीक्वेंस फाइनाइट कब होगा, जब हम इसकी डोमेन फाइनाइट लेंगे। सीक्वेंस हमारे पास फंक्शन का, फंक्शन की डोमेन अगर हमारे पास इनफाइनाइट हो तो सीक्वेंस हमारा इनफाइनाइट बनेगा। फंक्शन की डोमेन अगर हम फाइनाइट लेंगे तो सीक्वेंस भी हमारा क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। तो ये डेफिनेशन के मुताबिक सीक्वेंस को हमने लिख लिया। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें जी, ठीक है, तो बल्कि उसकी डेफिनेशन हमने देख ली है। इसको अगर आगे हमारे पास आ जाता है जी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंस की तारीफ है जी, यहाँ से लिखी हुई है। उससे पहले सीक्वेंस को डिनोट किस तरह करते हैं, करली ब्रैकेट से। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, इसकी nth टर्म दी गई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं जी, इसको डिनोट करने का मेथड होता है, किसी भी सीक्वेंस को डिनोट करना हो तो उसके गिर्द हम क्या लिखते हैं, करली ब्रैकेट लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब आगे हमारे पास हो जाए कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ऑफ सीक्वेंस। कोई भी सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कब करता है, डाइवर्ज कब करता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, 1/n। अब ये कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, डेफिनेशन देख लें इसकी। अ सीक्वेंस an is said to be converge if its nth term approaches a definite number as n increases without bound। कहता है कि अगर हम n को इंक्रीज करें, n को बढ़ाएं, ठीक, इसकी कोई विदाउट बाउंड, यानी कि उसको फिक्स ना, बाउंड ना कर देगा यहाँ तक बढ़ाना हमने, इसको अनलिमिटेड मकदार तक अगर हम इसको बढ़ाएं तो फिर क्या होता है कि जो हमारे पास इसकी nth टर्म है an जो है वो अप्रोच कर जाती है एक डेफिनेट नंबर को। ठीक है, जब हम n को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, ठीक है, और हमारी जो nth टर्म है सीक्वेंस की वो हमारे पास डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर जाए, तो हमारा वो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद डाइवर्जेंट सीक्वेंस आती है, डेफिनेशन दोनों की देख लें, इसको हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। अ सीक्वेंस दैट डज नॉट हैव अ डेफिनेट नंबर एज इट्स लिमिट इज सेड टू बी डाइवर्ज और डाइवर्जेंट सीक्वेंस। यानी कि अगर हमारे पास वो डेफिनेट नंबर को अप्रोच नहीं करती, ठीक है, वो हमारे पास डाइवर्जेंट सीक्वेंस बन जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास ये एक सीक्वेंस है जी an, इसकी nth टर्म है 1/n। अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा। अब कहते हैं कि n को इंक्रीज करना है। अब n पुट करते हैं 1/1 यानी 1 आ जाएगा। n को 2 पुट करते हैं 1/2 आ जाएगा, यानी पॉइंट में अगर इसको लिखना चाहें 0.5। n को हम 3 पुट करें 1/3, यानी कि वैल्यू इसी तरह अगर हम n पुट करते हैं तो 1/n दोबारा ये वैल्यू आ जाती है। अगर n को हम बढ़ाते जाएं तो हमारे पास ये जो एक डेफिनेट नंबर को, इसका जो आंसर आता जा रहा है वो एक डेफिनेट नंबर को अप्रोच करता है, तो ये हमारा जो 1/n है ये कन्वर्ज करेगा। अगर हम n को बढ़ाते जाते हैं तो ये हमारे पास मिसाल के तौर पर ये n है हमारे पास, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, n को बढ़ाएं 1 लिखेंगे, जब 2 लिखेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 लिखेंगे 9 हो जाएगा। इसके बाद बढ़ाते जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि हमने
इसकी डेफिनेट नंबर आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऐसी सीक्वेंस हमारे पास जो हो जाएगी वो डाइवर्ज कर जाएगी। अब इसको ग्राफिकली देख लेते हैं कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को। अब ये हमारे पास 0 है। अब ये हमारे पास y की वैल्यू होती है, ये हमारे पास x की वैल्यू होती है, यानी कि जो हमने पुट करनी होती है वो लॉन्ग एक्सिस होती है, जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास y एक्सिस होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास सीक्वेंस है ना जो है वो है 1/n, ठीक है। अब कन्वर्जेंस किस तरह होगी? अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है यहाँ पे 1 2, इधर हमारे पास है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये आ गया। अब n में जब हम 1 पुट करते हैं, ये n 1 पुट किया तो इसकी आंसर क्या है? ये हमारे पास y है, y 1 आ जाएगा। n जब 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक हो गया। जब हमने n2 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 1/2, यानी कि इससे थोड़ा कम हो गया, यहाँ पे आ जाएगा। जब हम n3 पुट किया तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? 4 पुट किया आंसर और कम हो जाएगा, 5 पुट करेंगे आंसर और कम हो जाएगा, 6 पुट करेंगे आंसर और कम होता जाएगा। अब यहाँ से देखें, हम n की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो इसकी टर्म की वैल्यू बनती इंक्रीज हो रही है, यानी कि जो हमें आंसर मिलता जा रहा है वो क्या कर रहा है? वो 0 के करीब करीब होता जा रहा है। देखें 0.5 है, 0.025, इसी तरह देखें वो किसके नज़दीक जाता जा रहा है? वो 0 के नज़दीक आ रहा है। यानी कि इसको अगर हम n तक लेके जाएं, इसकी जो आखिरी टर्म होगी वो कहाँ पर चली जाएगी? वो 0 के इक्वल चली जाएगी, ठीक है। यानी कि इसको अप्रोच कर रही है, इसकी वैल्यू एक डेफिनेट नंबर को अप्रोच कर रही है 0 को। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें अगर हम n की वैल्यू को बढ़ाते जाएं, n की वैल्यू को अगर हम बहुत बड़ा कर दें तो उसमें जो सीक्वेंस की जो nth टर्म की वैल्यू है वो हमारे पास एक डेफिनेट नंबर के इक्वल आती है। तो ऐसा सीक्वेंस जो होता है वो हमारे पास कन्वर्ज कर जाता है जी, ठीक है। अब इसको लिखने का मेथड कुछ इस तरह है। फॉर एग्जांपल मैं लिमिट लगाता हूँ जी n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब n बहुत बड़ा कब बनेगा? इन्फिनिटी होगा तब बनेगा। इसका आंसर हमारे पास डेफिनेट नंबर आ जाए, ये यूनिक आ जाए, तो सीक्वेंस हमारे पास क्या होगा? सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज करेगा। इसकी अपोजिट ले लें, ये वाला सीक्वेंस लेते हैं जी, an = n²। अब ये हमारे पास 1 है, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 पुट करेंगे आंसर 1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 पुट करेंगे आंसर हमारे पास 9 आ जाएगा। अब 1 पुट किया तो आंसर हमारे पास आया 1 1 2 3 4 अप टू सो 1, इसको 2 3 4, 2 पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। 3 पुट करेंगे आंसर हमारे पास और बड़ा हो जाएगा, ये 9 तक चला जाएगा, यानी कि आंसर इसका बढ़ता जाएगा। अब कहाँ तक जा रहा है? अब n की वैल्यू अगर हम बढ़ाते जाएंगे आंसर भी हमारा बढ़ता जाएगा। n की वैल्यू हम बहुत बड़ी कर दें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बहुत बढ़ता जाएगा। अब हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं देगा। जिस तरह यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि आंसर हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, यानी कि एक ऐसा नंबर हमें मालूम हो रहा है कि वो 0 है जिसको अप्रोच कर रहा है, लेकिन यहाँ तक हमें कोई पता नहीं इसकी वैल्यू बढ़ती है कहाँ तक जा रही है, 100 तक बढ़ रही है या 100 से ऊपर बढ़ रही है, 200 तक जा रही है, 1000 तक जा रही है। यानी कि जब हम इस ऐसे सीक्वेंस में जिसमें हम n की वैल्यू को बहुत ज़्यादा बढ़ा दें और हमें कोई डेफिनेट आंसर ना मिल रहा हो, ठीक है, तो ऐसा सीक्वेंस हमारे पास क्या होता है? वो डाइवर्ज कर जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ जी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी an, आंसर हमारे पास आ जाए इन्फिनिटी या आंसर हमारे पास आ जाए नॉट डेफिनेट। तो इस तरह का जो सीक्वेंस होता है वो हमारे पास डाइवर्ज कर जाता है। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस की डेफिनेशन थी। इनको हमने डेफिनेशन भी देखा और इनको हमने ग्राफिकली भी चेक कर लिया। तो ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे कि कन्वर्ज किस तरह करते हैं और डाइवर्ज किस तरह करते हैं। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं सीक्वेंस की, वो अब देख लेते हैं जी। कहता कि
पहली प्रॉपर्टी है जी, टू सीक्वेंस ए एन एंड बी एन आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ ए एन इज इक्वल टू बी एन फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर एन। कहता है कि दो सीक्वेंस हमारे पास हैं और उस वक्त वो सीक्वेंस आपस में बराबर होंगे अगर उन दोनों की nth टर्म बराबर हो। अब ये याद रखना है कि ये हमारे पास सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हमने ब्रैकेट लगाई हुई है, ये ब्रैकेट के बगैर ये टर्म्स बनेगी। ठीक हो गया। कहता है कि हमारे पास दो सीक्वेंस उस वक्त तक इक्वल होंगे जब उनकी nth टर्म आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ें पीछे हमने पढ़ी हुई हैं जी। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी चीज़ है जी, कहता है कि हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं। ठीक है। इस सच दैट उनको हमने इस तरह लिखा हुआ है, फॉर ऑल एन इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर उसमें से किसी एक के पहले और तीसरे के ऊपर हम लिमिट अप्लाई करें उसका आंसर कोई डेफिनेट नंबर आता है, पहले का भी आखिरी का भी, तो फिर हम कह सकते हैं कि इस दरमियान वाले के ऊपर भी अगर हम लिमिट अप्लाई करें उसका आंसर भी वही आएगा। तो ये हमारे पास एक सैंडविच थ्योरम है। मिसाल के तौर पर ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास 3 सीक्वेंस हैं जी, ए एन बी एन सी एन, और ए एन जो है वो हमारे पास है बड़ा है, लेस आर इक्वल टू बी एन लेस आर इक्वल टू सी एन, और इनके दरमियान ये चीज़ बन रही है। और अगर मैं इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू ए एन, और हमें आंसर मिल रहा है जी एल। अगर मैं तीसरे के ऊपर लिमिट अप्लाई करता हूँ जी, लिमिट एन अप्रोचेस टू सी एन, इसका आंसर भी मिल रहा है एन, देन तो फिर हम लिख सकते हैं, थ्योरम कहता है कि फिर हम लिख सकते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू बी एन, दरमियान वाले के ऊपर भी अगर यही लिमिट सेम अप्लाई करें तो उसका आंसर भी वही आएगा जो इन दोनों का है। ये सैंडविच थ्योरम है। ठीक है। ये आगे क्वेश्चन में यूज होगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी एक थ्योरम है, आपने इसकी स्टेटमेंट में रखनी है। कहता है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अब बाउंडेड क्या चीज़ होती है जी, बाउंडेड हमारे पास इधर आ जाता है जी, a subset x of real or complex number is said to be bounded if for some positive m belong to R such that all x belong to x sequence is said to be bounded if and only if there is a positive number m such that। अब बाउंडेड में हमारे पास आ जाता है अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अब अपर बाउंड और लोअर बाउंड हमारे पास क्या चीज़ है, अगर हमारे पास कोई वैल्यू y की वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर है जी, यहाँ पे m, अगर हमारे पास सीक्वेंस की जो वैल्यू आ रही है वो इस पॉइंट से ऊपर आ रही है, यानी इस पॉइंट से क्या लें कि यहाँ से इंक्रीज हो रही है, और हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है n, और इसके नीचे तक रह रही है, यानी इस n से ऊपर नहीं जा रही और इस m से नीचे नहीं जा रही, यानी कि हमारे पास ऐसा फंक्शन जो नीचे से भी बाउंड है और ऊपर से भी बाउंड है, वो हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है जी। ठीक है। जिसकी हमारे पास वैल्यू नीचे से भी बाउंड हो और ऊपर से भी बाउंड हो, यानी कि दो पॉजिटिव नंबर के दरमियान उस सीक्वेंस का आंसर आ रहा हो, उससे इंक्रीज ना करे और इससे डिक्रीज ना हो, तो ऐसा सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ठीक है। अब कहता है कि अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है ना वो हमेशा बाउंडेड होती है। ठीक हो गया। लेकिन इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं होता, यानी कि बाउंडेड सीक्वेंस इज नॉट अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। जरूरी नहीं कि जो बाउंडेड सीक्वेंस हो वो कन्वर्जेंट भी हो। कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो वो बाउंडेड हो सकता है, बल्कि होता है, और बाउंडेड सीक्वेंस जो होता है वो मे या मे नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक, उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही होगा। तो ये थ्योरम है, इसकी स्टेटमेंट आपने देख लेनी है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी मोनोटॉनिक सीक्वेंस। अब मोनोटॉनिक सीक्वेंस हमारे पास ऐसा सीक्वेंस होता है जी कि जिसमें हम n की वैल्यू पुट करें, हर नई आने वाली वैल्यू पिछली वैल्यू से बढ़ती जाए। मिसाल के तौर पर मैं n की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे, ये देखें जी, ये पहली वैल्यू आई है x, उसके बाद अगली वैल्यू आई है 4, उससे अगली वैल्यू आई है 9, उससे अगली वैल्यू आई है 16, यानी कि हर वैल्यू दूसरी वैल्यू से बढ़ती जा रही है। तो इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग मोनोटोनिक फंक्शन सीक्वेंस। ठीक है। अगर
ये वैल्यू आ रही है, दूसरा ये 1/n लिखा हुआ हमने, ये पहली वैल्यू है 1, दूसरी वैल्यू 0.5, हर आने वाली वैल्यू छोटी है बट डिक्रीज होती जा रही है, इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, तो ये तो लिखे हुए हैं जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी एक्सरसाइज 8.1। तो ये चीज़ें थी जो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पढ़नी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज 8.1।